नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो है थर्ड ग्रेड से एसएसटी का जो पेपर है उसका जो इकोनॉमी का पोर्शन उसी सिलेबस से रिलेटेड उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीन शब्द सामने आए थे जिसको एलपीजी मॉडल बोलते हैं। और ये कब आए थे? 1991 में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और एक वैश्वीकरण, ये तीन शब्द उभर कर सामने आए थे 1991। इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। एक तरह से इकोनॉमी का पूरा मतलब जो ढांचा है, स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि 1991 में जो है 90 के दशक में 1990-91 में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या हुई थी? वो हुई थी भुगतान संतुलन की। क्या कारण क्या थे? कारण क्या थे? पहला कारण था भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन संकट मीन्स कि जो आप आयात और निर्यात कर रहे हैं, कि अपना निर्यात करना मीन्स कि अपना माल किसी दूसरे देश को बेचने से अपने को इनकम होगी और दूसरे देश से मंगाने को आयात करके जिससे अपने को पैसे का भुगतान करें। तो उसमें स्थिति ये थी कि आयात ज्यादा थे, निर्यात बहुत कम थे या नगण्य थे, जिसकी वजह से अब दूसरे देशों को भुगतान करने के लिए आपके पास में विदेशी करेंसी नहीं थी। मीन्स की भुगतान संतुलन जो है उसकी स्थिति हो गई थी। और उसके कारण क्या हुआ था? घटता मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा जो है उसके आपके पास में जो स्टॉक था वो आपके पास में खत्म हो गया था। कितना बचा था? 2 वीक के, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक के निर्यात इंपोर्ट का जो है आपके पास में वो बचा था। 2 वीक के इंपोर्ट तक का मैक्सिमम जो है वो आपके पास में बचा था। दो वीक तक का अधिकतम आपके पास में 2 वीक के आयात का भुगतान कर सके उतना ही बचा था। तीसरा कारण था मुद्रास्फीति। क्या कारण था? मुद्रास्फीति। तीसरा कारण क्या था? मुद्रास्फीति था। चौथा कारण था वो था राजकोषीय घाटा। क्योंकि आपके पास में सरकारी नीतियां जो थी, सरकारी नीतियों में खर्च करने, पैसा ज्यादा खर्च होने के कारण बार बार कंटिन्यूअसली राजकोषीय घाटा हो रहा था। और उस राजकोषीय घाटे की पूर्ति क्या है कि ऋण लेके कर रहे थे, और उस ऋण लेकर करने के कारण से वो घाटा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। और कंडीशन ये थी कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और पांचवा कारण ये भी था कि जो विदेशी अर्थव्यवस्थाएं हैं, विदेशी रुझान थे, विदेशी अर्थव्यवस्थाएं तो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था थी वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पे आ गई थी कि जहां पे कोई भी किसी भी देश के साथ में व्यापार कर सकते थे। ये परिस्थिति थी। इन सब के कारण ये परिस्थिति ओपन हुई 1990 और 91 के आसपास में। तो उसके बाद में भारत सरकार ने क्या किया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, 2 आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। दूसरा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। इन दोनों के पास में किसके लिए गए? ऋण के लिए गए। तो इन लोगों ने ऋण देने के लिए तैयार हुए, बट कंडीशंस रखी, शर्तें रखी। कुछ क्या शर्तें रखी थी? पहली शर्त थी कि सरकारी प्रतिबंध कम करें। सरकारी प्रतिबंध हटाए। किससे? उद्योगों से सरकारी प्रतिबंध हटाए। ठीक है। दूसरी थी कि इसमें जो आपके लाइसेंस प्रक्रिया जो है, लाइसेंस प्रक्रिया
सरल करें। तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या रखी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कि 22% रुपए का अवमूल्यन करें। 22% तक रुपए का अवमूल्यन करें। रुपए का अवमूल्यन मीन्स कि दूसरे देशों की विदेशी करेंसी के सामने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना, उसको बोलते हैं अवमूल्यन। और जब अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी देश की करेंसी के साथ में मार्केट की परिस्थितियों के कारण अगर परिवर्तित होती है तो कम होती है, तो उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। चौथे कंडीशन जो शर्त रखी इन्होंने वो क्या रखी थी, जो आपके जो टैरिफ है, जो आयात पे आप ये आयात शुल्क बोल सकते हो आप यहाँ पे, आयात शुल्क जो है, आयात शुल्क जो है उसको 30% तक करें। जो 130% था उस आयात शुल्क को आप क्या करोगे 30% तक करोगे। पांचवी शर्त उनकी क्या थी? पांचवी शर्त थी कि उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, जहां पे अभी जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया उसको, उस उत्पाद शुल्क को आपको 20% तक करना था। छठी शर्त थी कि सरकारी खर्चे जो है, सरकारी खर्च जो है उस सरकारी खर्च को 10% तक कम करना है, 10% तक कम करना। और सातवीं शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कि अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करना, या अर्थव्यवस्था को विदेशों के लिए या विदेशी निवेश के लिए खोलना। ये थी आपकी सातवीं शर्त। ये शर्तें पूरी करने पर लोन देने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तैयार हुए थे, जिसके कारण अपने यहाँ पे क्या चीज सामने आई? वो आई एलपीजी मॉडल। क्या आया? एलपीजी मॉडल। एलपीजी, ये एलपीजी गैस ने मत समझ लेना, ये एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये चीजें उभर कर सामने आई 1991 में। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय के वित्त मंत्री थे। और इन लोगों ने जब भी वर्ल्ड बैंक के सामने लोन लेने के लिए गए और जब ये शर्तें रखी तो उसमें परिस्थितियां ऐसी थी अर्थव्यवस्था की कि इन शर्तों को मानने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। और इन्हीं शर्तों को मानते हुए फिर शुरू हुआ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। क्योंकि पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतया सरकार के अधीन थी, सरकार जो चाह रही थी उसी के अकॉर्डिंग उसमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और कामकाज हो रहा था। क्योंकि उद्योग थे वो करीब करीब जो थे वो सरकार के अधीन थे और सरकारी जो हस्तक्षेप है उसी के अनुसार कार्य होता था। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन था वो भी आरबीआई के द्वारा सरकार के हस्तक्षेप से ही होता था। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर विदेशी मुद्रा का कारोबार करना चाह रहा था तो वो नहीं कर सकता था जब तक सरकार और आरबीआई की पूर्वानुमति ना ले ले। लेकिन 1991 के जो ये रिफॉर्म्स हुए थे, इन रिफॉर्म्स के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया और उसमें कोई भी अपना इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकता है। उसके लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी, उद्योग धंधे स्टेब्लिश करने के लिए जो कानून जो थे उनको लचीला किया गया या नाक के बराबर किया गया और कुछ को समाप्त किया गया। उसके साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो उद्योग आरक्षित थे उनकी संख्या बढ़ाई गई और आज वर्तमान में जो दो ही उद्योग है जो सरकारी क्षेत्र के लिए अधिकृत है, बाकी किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये चीजें फिर एफडीआई का आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि लोग यहाँ पे आके अपनी यहाँ पे भारतीय कंपनियों में पैसा डाल सकते हैं या अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके साथ साथ में सेज का कॉन्सेप्ट आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट आया, जहां से 100% निर्यात की जो है वो यूनिट्स स्टेब्लिश की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन फिर धीरे धीरे आए। 1991 से लेकर 1994 के बीच में जो करेंसी जो है, रुपया जो है, उसको पूर्ण रूप से करंट अकाउंट के लिए प्रयत्न कर दिया गया। कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ सेक्टर्स को छोड़ के पूर्ण वो जो है वो प्रयत्न उसको भी कर दिए गए। इस तरह के रिफॉर्म्स 1991 के बाद में जो वैश्वीकरण की शुरुआत जब हुई, उदारीकरण की जब शुरुआत हुई, निजीकरण की जब शुरुआत हुई, इस तरह के परिवर्तन भी आने शुरू हुए धीरे धीरे। और फिर उसके साथ साथ में भी वर्तमान जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो वैश्वीकरण और उदारीकरण निजीकरण की जो शुरुआत की गई उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी आए, विदेशों से भी लोग आए, विदेशों से बैंकें भी आई, विदेशों से फंड भी आने लगा जो एफडीआई के रूप में और एफआईआई के रूप में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट,
मीन्स की जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा डालते हैं, और एफडीआई मीन्स की जो डायरेक्ट कंपनी में पैसा डालती है। किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने का मतलब है कि आपने एफडीआई इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और एफआईआई मींस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि किसी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा डालना, वो एक ग्रुप के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा डाल दे। इस तरह से फॉरेन करेंसी जो है वो धीरे धीरे आने लगी। उसकी वजह से फिर डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। डब्ल्यूटीओ के जन्म के बाद में जो है वो मुक्त व्यापार होने लगा एक देश दूसरे देश के बीच में। जो आयात शुल्क टैरिफ का जो अभी वार चल रहा है ट्रम्प की वजह से, ट्रैफिक वार अभी वर्तमान में जो चल रहा है सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस को खत्म किया गया। ये अभी नया एक जन्म हुआ है ट्रैफिक वार का। बाकी अदरवाइज ट्रैफिक वार बहुत देशों के साथ में ऐसा व्यापार समझौते हो चुके हैं कि न आप आयात पे लगा सकते हैं न निर्यात पे कोई टैरिफ पे लगा सकते हैं। वो डब्ल्यूटीओ के जन्म के बाद में धीरे धीरे आपस में भी और डब्ल्यूटीओ की सहमति से और डब्ल्यूटीओ के इंटरफेयर के साथ में ये चीजों में परिवर्तन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार, 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? जुलाई 1991 से शुरुआत हुई। कब हुई थी? जुलाई 1991 से आर्थिक उदारीकरण या भारतीय इकोनॉमी के रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे भारत के प्रधानमंत्री। और उस समय जो विदेश मंत्री थे वो वित्त मंत्री जो थे आपके वो थे मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन मींस की कुछ लिबर्टी देना, कुछ छूट देना, कुछ उदारता देना, मींस अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और बाधाओं को हटाना आपका लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो गया आपका क्या? वैश्वीकरण। और सरकारी कंपनी का निजीकरण हो गया आपका निजीकरण, कि अपने सरकारी या गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी उनको सरकार को हस्तांतरित करना, जिसको जब कैपिटल को हस्तांतरित किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से क्या तात्पर्य है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना जो होता है उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? निजीकरण। क्या बोलेंगे? सरकारी जो उद्योग है उनको प्राइवेट हाथों में या निजी हाथों में देना, वो क्या जाता है आपका निजीकरण। नेक्स्ट आपका वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? क्यों ग्लोबलाइजेशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में आकर्षित करने के लिए, यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो है वो मूल उद्देश्य था। विश्व के साथ व्यापार करना और अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है और कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट में ये है कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ते, बाहर का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे आता है, अपने यहाँ का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो किसी भी कंट्री के साथ में कर सकते। बट ड्रॉबैक सबसे बड़ा यह है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई हलचल होती तो उसका प्रभाव पूरी वर्ल्ड पे पड़ता है। कहीं पे भी एक जगह अगर कुछ भी हलचल या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण था, आर्थिक सुधार जो हुए थे 1991 में 1991 में, उसका मूल कारण क्या था? और मूल कारण जो था वो था भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया था। अपने पास में केवल 2 सप्ताह का आयात का भुगतान कर सकते हैं, केवल 2 सप्ताह का आयात भुगतान जितना पैसा भी अपने पास में नहीं था। दो सप्ताह के भुगतान का भी नहीं था। और सबसे बड़ा रीजन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था उसी की वजह से शुरुआत हुई थी। उस समय गोल्ड भी जो है वो भी गिरवी रख के विदेशी करेंसी ली गई थी, लेकिन उससे भी नहीं काम चला, इसलिए फिर इस प्रोसेस पे या रिफॉर्म्स की तरफ गई थी गवर्नमेंट। भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी किस वर्ष से घोषित की गई थी, जिसको नाम दिया गया एलपीजी। एलपीजी नीति या नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक की पॉलिसी जो है वो किस वर्ष घोषित की गई थी? तो जुलाई 1991 में नई जो औद्योगिक नीति नई इकोनॉमिक या आर्थिक पॉलिसी जो है वो घोषित की गई थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे उसमें प्रधानमंत्री।
पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो उस समय 1991 के आर्थिक सुधारों के समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, और जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके, बहुत बड़े इकोनॉमिक विशेषज्ञ माने जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा उद्योगों पे जो बाधाएं और प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन प्रतिबंधों को क्या प्रतिबंधों को हटाना अगर है तो उस हटाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण या लिबर्टी, एक तरह से छूट देना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना कहलाता है। जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है या जो सरकारी जो उद्योग धंधे हैं उन सरकारी उद्योग धंधों को अगर अपन किसी निजी व्यक्ति को या प्राइवेट व्यक्ति को अगर हस्तांतरित ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपन निजीकरण। क्या कहेंगे? निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से क्या तात्पर्य है अपना? तो निजी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसमें या निजी क्षेत्र को सरकारी शेयर बेचना या सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। तो निजी क्षेत्र को सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? डिसइन्वेस्टमेंट। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना क्या कहलाता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जोड़ने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी विश्व के साथ में जोड़ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? उस समय 17 से घटाकर 8 कर दी गई थी, और वर्तमान में जो है आपके केवल 2 उद्योग है। परमाणु और रेलवे को छोड़कर सभी उद्योग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 है, और उस समय जो आपके थे 17 से घटाकर कितने किए गए थे? 8 उद्योग कर दिए गए थे। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वैश्वीकरण का संबंध जो है वो विश्व व्यापार पारस्परिक जुड़ाव से, कि पूरे वर्ल्ड का आपस में जुड़ना, एक तरह से एक साथ एक मंच पर आना, पूरा वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की प्रोसेस या प्रक्रिया जो है वो आपकी वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण जो शुरू हुआ था वो किस तरह से शुरू हुआ था? रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, और प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में औपचारिकताएं दूर करने से साथ में। चलिए इसमें ऑप्शन काट दिए है। ऑप्शन थे 1 2 3 4 4 ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है वो भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत था, या केवल उदारीकरण को अपन पकड़े तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में इसको किया था, बल्कि आर्थिक जो सुधार है वो आपके उसमें सभी में हुआ। तो इसमें आपके आर्थिक उदारीकरण से संबंधित है, औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। जो आर्थिक लाइसेंस नीति जो थी उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया था। लाइसेंस नीति में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि जो प्रतिबंध थे वो हटाकर सभी क्षेत्रों के लिए ओपन कर दिए गए। केवल उस समय 8 उद्योगों को छोड़ा, और वर्तमान में केवल 2 उद्योग है जो आरक्षित है, बाकी सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है, बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो सरकार नियंत्रण से मुक्त होती है, सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित होती है। जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त जो अपने आप चलने वाली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बोलते हैं सरकार बाजार अर्थव्यवस्था। जो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप परिवर्तित होती है, बढ़ना या घटना वो बाजार की या मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से चलती है। निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने एमईआईएस भारत में वस्तु निर्यात योजना शुरू की थी? भारत में वस्तु निर्यात जो है योजना शुरू की गई थी किस नीति में? विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 में जो है वो वस्तु निर्यात योजना शुरू की गई थी, जिसमें निर्यात करने के लिए विशेष छूट प्रदान की जा रही थी, जिसको 2021 में समाप्त कर दिया गया। भारत में नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी? जो न्यू आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 में 1991 में, वो कब से स्टार्ट थे? वो आपके जुलाई 1991 से शुरू हुए थे। कब हुए थे?
जुलाई 1991 से जो आर्थिक नीति जो है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक सुधारों की विशेषता है? कौन सा है जो नया जो आर्थिक रिफॉर्म जो हुए थे 1991 में उससे संबंधित है? वैश्वीकरण बिल्कुल है, उदारीकरण है, निजीकरण है, उपरोक्त सभी है। एलपीजी मॉडल, कौन सा? एलपीजी मॉडल जो है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों रिफॉर्म्स जो है नवीन आर्थिक सुधार जो हुए थे 1991 में, 1991 में, उसके तहत ये विशेषताएं थी कि अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसको बाकी वर्ग के लिए ओपन कर दिया गया, उद्योगों से जो प्रतिबंध थे, लाइसेंस प्रक्रिया थी, उसको सरलीकृत किया गया और उसके साथ साथ में सरकारी जो उद्योग थे उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को हस्तांतरित किया गया। भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसमें वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं किया गया था। जो 1991 के रिफॉर्म्स जो है वो दबाव में और मजबूरी में किए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने शर्तें रखी थी, उन शर्तों को मानना उस समय मजबूरी थी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन इनके पास में उपलब्ध नहीं था। इसलिए उसके कारण क्या थे? राजकोषीय घाटा, प्रतिकूल बीओपी के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी मींस कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन जो था वो प्रतिकूल था। प्रतिकूल मींस कि अपने आयात ज्यादा थे, निर्यात कम थे, इसलिए विदेशी मुद्रा की अपने पास में कमी थी, जिसके कारण अपन आयात के पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, और कीमतों में वृद्धि मींस कि मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। तो तीनों ही कारण थे जिसके कारण अपने को आर्थिक सुधार जो है उनकी आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट आपका है, वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की। जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी हुई, और वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी कि जो छोटे प्रोड्यूसर थे, छोटे छोटे जो उत्पादक थे, उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या हुई, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी, और वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां भी अपने यहाँ पे आई, विदेशी कैपिटल आई, इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनरी अपने यहाँ पे आने लगी, जिसकी वजह से मशीनरी से प्रोडक्शन सस्ता पड़ने लगा। तो जो छोटे उत्पादक थे उनको नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। किसको हुआ था? छोटे उत्पादकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। भारत ने संकट के दौरान किस अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्था से संपर्क किया था? कौन सी संस्था थी जिससे भारत ने संपर्क किया था? वह आईबीआरडी, आईएमएफ और विश्व बैंक। आईबीआरडी जो है वो वर्ल्ड बैंक की ही एक पार्ट या एक डिपार्टमेंट मान सकते हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उपरोक्त तीनों संस्थाएं थी, और सबने मिलकर जो शर्तें रखी थी उसके अधीन ये वो जो है वो आपके रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई थी। कितने उद्योग पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? अभी वर्तमान में जो 2 उद्योग है जो पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, रेलवे और परमाणु। भारत सरकार द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं का उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन उद्देश्य जो है ना वो है भारत में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना, और विशेष तौर से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करना, कि जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट स्टेब्लिश की जाएगी वो 100% निर्यात करेगी। 100% पूरा प्रोडक्शन जो है निर्यात योग्य होना चाहिए, तभी आप सेज में यूनिट स्टेब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज आप सेज के अंदर यूनिट स्टेब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है, उत्पादक इकाइयों की सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? जब किसी उत्पादक इकाई या उद्योग के ऊपर सरकार के द्वारा अगर कोई नियंत्रण लगाया गया या कोई प्रतिबंध लगाया गया, तो उस प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया जो है या स्वतंत्र करने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलेंगे? उदारीकरण। क्या बोलेंगे? उदारीकरण बोलेंगे। कि जब किसी भी उद्योग से गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या जो उसके ऊपर पाबंदियां जो लगाई गई है या जो नियंत्रण गवर्नमेंट का किया गया, उस नियंत्रण को कम करना या उस नियंत्रण से स्वतंत्र करने की प्रक्रिया जो है उसको अपन बोलते हैं उदारीकरण। नेक्स्ट आपका है, भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो तरह से इसमें वर्ड आते हैं, एक आपका एफडीआई है और एक आता है एफआईआई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट
संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका शेयर बाजार। किसमें होता है? शेयर बाजार में। और जो डायरेक्ट कंपनी में जो होता है उसको एफडीआई बोलते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है उससे संबंध होता है। क्योंकि जब किसी कंपनी में अगर दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आता है तो वो इंटरनेशनल कंपनी मानी जाती है, ना कि लोकल। लोकल वो कंपनी होती है जो लोकल डोमेस्टिक लेवल पे होती है, जिसमें किसी दूसरे देश का या किसी और व्यक्ति पैसा नहीं डाल सकते। जिस कंपनी में दूसरे देश का पैसा डाल सकता है या वो एक से ज्यादा देशों में अगर किसी कंपनी की शाखाएं होती है तो उसको इंटरनेशनल कंपनियां बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां। विदेशी मुद्रा सुधार किसके द्वारा किया गया? अब जो उस समय विदेशी मुद्रा संकट जो पैदा हुआ था उसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की गई थी? सबसे पहला जो किया गया था वो क्या किया गया था? विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया था। वो अवमूल्यन करने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे लॉजिक ये था कि पहला तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दबाव था। दूसरा जो कारण था वो ये था कि अपने यहाँ से निर्यात कम हो रहा था, तो उस निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को कम करने के लिए जब अपन करेंसी के डीवैल्यूएशन करते हैं, अवमूल्यन मींस की डीवैल्यूएशन, करेंसी की डीवैल्यूएशन करने का प्रभाव क्या पड़ता है? आप अपने करेंसी की अगर वैल्यू कम करोगे, आज सपोज कीजिए कि अभी तो बहुत बड़ी खस्ता हालत या खराब हालत है, $1 की कीमत है 90 रुपए। तो आप अगर कोई भी वस्तु यहाँ से अगर कोई बेचते हैं $1 की, मान लो सपोज करो कि कोई वस्तु अपन ने दूसरे देश को भेजी, तो उसके बदले में अपने को 90 रुपए जो है वो मिलेगा, क्योंकि डॉलर में बेच के रुपए में कन्वर्ट कराया, तो जो भी भेजने वाला उत्पादक जो है उसको कितना रुपया मिलेगा? 90 रुपए मिलेगा। और अगर अपन कोई वस्तु आयात कर रहे हैं $1 की, तो भी अपने को पे कितना करना है? 90 रुपीज पे करना है। कितना करना है? 90 रुपए करना है। बट अगर करेंसी का डीवैल्यूएशन किया जाता है और करेंसी का डीवैल्यूएशन करने के बाद में मान लो अगर कीमत हो गई 95, कितनी हो गई? 95 रुपए कीमत हो गई। 95 रुपए कीमत होने का मतलब है कि अब $1 की अगर कोई वस्तु अपन भेज रहे हैं बाहर, वही वस्तु है, वही प्राइस है, बट अपने को पे मिलेगा कितना? 95 मिलेगा, तो लोग ज्यादा निर्यात करने की कोशिश करें। और अगर जब मंगवा रहे हैं अपन तो पे कितना करना पड़ रहा है? 95। तो वो अपने को यहाँ पे महंगी पड़ रही है, क्योंकि पहले 90 में आ रही थी, अभी 95 में आ रही है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। तो 95 की महंगी पड़ रही है, तो लोग कम मंगवाना चाहेंगे। तो निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात को हतोत्साहित या कम करने के उद्देश्य से हमेशा करेंसी का डीवैल्यूएशन किया जाता है। अपने 1991 में करने के पीछे 2 बार रुपए का डीवैल्यूएशन किया गया था, 2 बार अवमूल्यन किया गया था। और उसका कारण था कि एक तो पहला तो जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसियां थी उनका दबाव था, दूसरा कारण जो था वो था कि जो आपके निर्यात उसको बढ़ाना था किसी भी करके, और आयात को कम करना था। तो उसके लिए भी ये जरूरी था कि रुपए का डीवैल्यूएशन किया जाए। तो उस समय जो विदेशी मुद्रा सुधार किए गए, तो पहला था विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन करना, और दूसरा कारण था बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण करना। ए और सी दोनों मींस की 1991 से पहले क्या है कि जो विनिमय दर का जो निर्धारण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता था। और आरबीआई के द्वारा कैसे किया जाता था कि आरबीआई एक निर्धारित दर देती थी कि मान लो अगर डॉलर का जो प्राइस है वो आज की डेट में 40 रुपए, अब मार्केट में किसी कारण से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई 42 रुपए या 45 रुपए, एक मार्जिन रहता था 2 to 4% अप डाउन का, 2 से 4% के ऊपर नीचे होने तक का मार्जिन रखते थे। उससे ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन करेंसी में होता था तो आरबीआई क्या करती थी? गोल्ड को खरीदना या बेचने की प्रक्रिया करके उस एक्सचेंज वैल्यू को वापस से उसी कंट्रोल में लेके आती थी। तो निर्धारित जो है वो आरबीआई फिक्स करती थी कि आज के डेट में या इस महीने के लिए क्या आपकी जो है वो विनिमय दर या एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज रेट रहेगी। बट 91 के रिफॉर्म्स के बाद में जो है विनिमय दर या एक्सचेंज रेट जो है उसको बाजार के हवाले कर दिया गया। मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जिस करेंसी की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम रहेगी। वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जो है वो अपने आप निर्धारित होती है। तो पहला था अवमूल्यन रुपए का अवमूल्यन, और दूसरा था वो था विनिमय दर का बाजार की शक्तियों पर छोड़ देने की, मार्केट के हिसाब से जो होगा वो होता रहेगा। ये दो जो है विदेशी मुद्रा में सुधार सबसे महत्वपूर्ण 1991 में की गई। 91 से पहले जो है एक्सचेंज रेट का आरबीआई द्वारा निर्धारण किया जाता था। गोल्ड को बाई और सेल करके उसको मॉनिटर और कंट्रोल आरबीआई करती थी। नेक्स्ट आपका है भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश या एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है? किसके लिए?
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए क्या निर्धारित जो है वो सीमा की गई है एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कि कोई भी विदेशी जो आकर भारतीय किसी निजी बैंक में कितना तक पैसा लगा सकता है या कितनी कैपिटल उसकी परचेज कर सकता है, तो वो है आपकी 74% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई भी विदेशी अगर 100 रुपए किसी बैंक की अगर कैपिटल है तो 74 रुपए वो है इन्वेस्ट कर सकता है। 26% जो है वो इंडियन हिस्सेदारी रहेगी। कितनी रहेगी? 26% हिस्सेदारी जो है वो भारतीय की रहेगी। 74% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एफडीआई की सीमा जो निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए जो निर्धारित की गई है वो 74% है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किन दो मार्गों से हो सकता है? अब जो इन्वेस्टमेंट जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अपने यहाँ पे होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो अनुमति के थ्रू और एक डायरेक्ट रूट के थ्रू। अनुमति मीन्स कि आरबीआई और सरकार की पूर्वानुमति लेकर ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी है, आप चाहते हो कि मेरी कंपनी में विदेशी निवेश आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए अगर आपका ऑटोमेटिक रूट नहीं होकर अगर जो है आपका सरकारी रूट अगर है तो उसमें आपको आरबीआई की और भारत सरकार की परमिशन लेकर आप उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। बट एक है स्वचालित या ऑटोमेटेड रूट, जिसमें सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सीमा तक आप उसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी तरह की गवर्नमेंट की परमिशन की या आरबीआई की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। तो दो तरीके से स्वचालित और सरकारी माध्यम से आप जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपनी कंपनी में ले सकते हो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है उसके लिए जो नीति निर्धारण का कार्य जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस मंत्रालय या किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए नीति तैयार करने के लिए जो नोडल विभाग जो है ना वो आपका है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट जो है वो इसके लिए जवाबदेह है कि जो भी स्वचालित या सरकारी रूट या कितनी सीमा जो निर्धारण है उसके लिए कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। यहाँ पे वर्ड से समझ में आता है कि डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट, सीधा इन्वेस्टमेंट बिना किसी बिचौले के या बिना किसी थर्ड पार्टी रूट के थ्रू। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अब अपने यहाँ पे जो विदेशी निवेश आता है उसके किस कारण से या कौन सी समस्या उसको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है, किस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है? तो वो है अपने यहाँ पे असंगत नियामक वातावरण की स्टेट बाय स्टेट और इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कभी किसी इंडस्ट्री को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता है, कभी कोई किसी लीगल लफड़े में पड़ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ, लेकिन हर जगह जो इन्वायरमेंट जो मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंटल जो है वो सब जगह सेम नहीं मिलता, जिसके कारण एफडीआई जो है वो बार बार प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? कौन सा जो है इसमें से स्टेटमेंट जो विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझ सकते हैं? भारत में शेयर बाजारों में शेयर खरीदने वाली कोई विदेशी कंपनी, उसको बोलते हैं अपन एफआईआई। क्या बोलते हैं? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाला एक विदेशी पेंशन फंड, वो भी एफआईआई की श्रेणी में आएगा। भारतीय शेयर बाजार में शेयर खरीदने वाली कोई विदेशी वाणिज्यिक बैंक, भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाली कोई विदेशी इकाई। अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया जाता है तो एफडीआई की कैटेगरी में आएगा, और ये तीनों जो है वो आपके एफआईआई की कैटेगरी में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में माना जाता है। अदरवाइज तीनों, और चौथा जो अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया जाता है, कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश की जाती है या किसी इंडस्ट्री के अंदर पैसा अगर डाला जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अप्रैल 2022 तक रेलवे में निर्माण, परिचालन और रेल बुनियादी ढांचा परियोजना के रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति है।
जो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इसके लिए ऑटोमेटेड रूप से किसके थ्रू, स्वचालित मार्ग से कितनी एफडीआई की अनुमति दी गई है, ऑटोमेटेड मार्ग से पूछ रहे। तो ऑटोमेटेड मार्ग से जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 100% एफडीआई की अनुमति है बिना किसी परमिशन के। एक देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश के स्थित व्यवसायिक हितों में किया गया निवेश कहलाता है। एक देश के द्वारा दूसरे देश के किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश की किसी व्यवसाय के कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में निवेश जो किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एफडीआई। क्या बोलेंगे, एफडीआई। फॉरेक्स मींस की विदेशी, सीआरआर मींस की जो आपके बैंक में रिजर्व रेशियो जो रहता है आरबीआई के द्वारा निर्धारित प्रतिशत भाग जो नकद के रूप में आरबीआई के पास में रखना पड़ता है उसको, और एसईजेड मींस की स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट आपका है रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आधारित या आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश की सीमा क्या है, 100% ऑटोमेटेड रूप से 100% स्वचालित मार्ग से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट की परमिशन है। नेक्स्ट आपका ये आपके कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ क्षेत्र और उनमें एफडीआई की सीमा। प्रसारण सामग्री सेवा में कितनी है, 49% की आपको एफडीआई परमिशन है ऑटोमेटेड रूप से। बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र में 20%, बीमा कंपनी में 49%, उष्मा और विद्युत में 100%, रक्षा निर्माण में 100%, निजी प्राइवेट बैंक में 74%, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 20%, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 100%, हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 100% एफडीआई की अनुमति है। ये याद रखना, किसी भी क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी एफडीआई की सीमा निर्धारित की गई है। तो आपके प्रसारण सामग्री 49, बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र 20%, बीमा कंपनी है उस पे 49%, ये इंश्योरेंस वाला पूछते बार बार। दूसरा आपके रक्षा क्षेत्र में 100%, निजी क्षेत्र के बैंकों में 74%, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जो रिस्ट्रक्चर कंपनियां जो होती है उनमें 100%, और हवाई अड्डा और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है उनके लिए आपके 100% एफडीआई की ऑटोमेटेड रूप से, किसे ऑटोमेटेड रूप से स्वचालित मार्ग से, स्वचालित मार्ग से बिना किसी पूर्व अनुमति के एफडीआई की सीमाएं निर्धारित की गई है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।